दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आनियत पर। और ट्रांसलेशन स्टडीज से रिलेटेड आज का हमारे थर्ड वीडियो है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन वर्क कैसे करते हैं, इनका यूज़ क्या क्या होता है, हमें इसको कब यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए, और इन सभी चीज़ों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंस नहीं बताने वाला हूँ। मैं बस इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि लिटरल ट्रांसलेशन होता क्या है और फ्री ट्रांसलेशन क्या होता है। और इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको आप खुद ही समझ जाएंगे अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। क्योंकि किसी चीज़ का डिफरेंस जानने के लिए हमको उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे नहीं, उसके बीच का अंतर डिफरेंस हम नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लिटरल ट्रांसलेशन से। पहले उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे फ्री ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक है। लिटरल ट्रांसलेशन, also known as word for word translation, aims to translate the text from the source language to the target language while preserving the original structure and word order as closely as possible. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज क्या होता है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। दोस्तों सोर्स लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिससे हमको किसी दूसरे भाषा में, किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। और टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसमें हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इंग्लिश में है, तो वो हमारा सोर्स लैंग्वेज है। उसको मैं ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में समझाऊंगा तो वो हमारा टारगेट लैंग्वेज होगा। टारगेट लैंग्वेज यानी जिसमें हमको ट्रांसलेट करना है, सोर्स लैंग्वेज यानी जिससे हमको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिटरल ट्रांसलेशन, ऑल्सो नोन एज वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन को हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट एम्स टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज टू द टारगेट लैंग्वेज while preserving the original structure and word order as closely as possible। क्योंकि लिटरल ट्रांसलेशन में जब भी कोई भी ट्रांसलेटर सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करता है तो वो ये ट्राई करता है कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जो उस सेंटेंस का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उसी को एज इट इज़ दूसरे भाषा में उठा करके लिख दिया जाए। यही होता है लिटरल ट्रांसलेशन, ठीक है। लिटरल ट्रांसलेशन यानी शाब्दिक ट्रांसलेशन। लिटरल का मतलब ही होता है शाब्दिक। जैसे लिखा हुआ है ही इज गोइंग, तो उसको डायरेक्ट लिख दिया वह जाता है। बस एज इट इज उसको एक भाषा से दूसरे भाषा में ये ट्राई करते हुए कि जो भी स्ट्रक्चर है उसको सेम रखा जाए और दूसरे भाषा में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए बिना किसी बदलाव के। Translators focus on the translating each word or phrase directly without considering idiomatic expressions or cultural nuances that may not exist in the target language। जो इसमें ट्रांसलेटर होते हैं वो उस पूरे सेंटेंस को, हर एक वर्ड को, चाहे उसमें फ्रेज लिखा हो, चाहे उसमें कोई ईडियम्स दिए हों, चाहे उसका कोई भी कल्चरल नुआंसेस हों, चाहे उसमें कोई सांस्कृतिक बारीकियां हों, उन सब को ध्यान में ना रखते हुए एज इट इज़ ही उठा करके दूसरे भाषा में लिख दिया जाता है। जैसे इंग्लिश में एक ईडियम है कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मैंने इसका एग्जांपल भी वही सेम लिया है क्योंकि मुझे बहुत ही ये पसंद है ये इडियम। तो इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम उसको समझें या फिर उसका जो मतलब होता है, वास्तव में अर्थ होता है उसका, ये होता है कि इज रेनिंग हैवीली, ये बहुत ही तेज वर्षा हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको लिटरल ट्रांसलेशन करने जाएं तो इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का हिंदी में लिटरल ट्रांसलेशन होगा कि कुत्तों और बिल्लियों की बरसात हो रही है। तो ये तो अर्थ गलत हो गया। लेकिन यही होता है लिटरल ट्रांसलेशन, जिसमें हम किसी भी ईडियम को,
किसी भी फ्रेज को या उसके कल्चरल नुआंसेस को, कल्चरल एक्सप्रेशंस को ध्यान में ना रखते हुए जो हमने शब्द देखा उसी को डायरेक्ट उठा करके दूसरे भाषा में लिख दिया। अब उसका क्या ईडियम का क्या मतलब है, उसके मुहावरों का क्या अर्थ है, उन सबको कोई भी ध्यान में नहीं रखना है। बस सिंपल से लिखा है कैट्स तो मैंने लिख दिया हिंदी में बिल्ली, लिखा है डॉग्स मैंने हिंदी में लिख दिया कुत्तों या कुत्ते, रेनिंग लिखा है बरसात लिख दिया मैंने, तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स को मैंने लिख दिया कि कुत्तों और बिल्लियों की बरसात हो रही है। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसका अर्थ है। तो यही होता है लिटरल ट्रांसलेशन, जिसमें जो ट्रांसलेटर होता है वो बिना किसी भी दिमाग लगाए, बिना किसी इडियमेटिक एक्सप्रेशंस को ध्यान दिए, बिना किसी कल्चरल नुआंसेस को ध्यान दिए सिर्फ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करता है। इसीलिए इसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, हमने भाषा या शब्द को उठा करके सेम उसी शब्द को दूसरे भाषा में परिवर्तित करके लिख दिया। अब मुझसे नहीं मतलब है उसका कोई भी मीनिंग दूसरे भाषा में निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। Literal translation can sometimes result in accurate translations, but it may also lead to awkward or unnatural language in the target language. जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो कभी कभी सही या एक्यूरेट रिजल्ट देता है। कब देता है? जब हमारे सोर्स लैंग्वेज, यानी जिस लैंग्वेज से हमको ट्रांसलेट करना है, सोर्स लैंग्वेज में कोई ऐसी चीज़ ना दिया हो, जैसे कोई फ्रेज ना दिया हो, कोई ईडियम्स ना दिए हों, कोई भी रीजनल लैंग्वेज की उसमें कोई भी बात ना की गई हो, या रीजनल कल्चर की बात ना की गई हो, है ना, तब उसको वो एकदम परफेक्ट लिख करके आपको देता है एज इट इज़। ये कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिटरल ट्रांसलेशन गलत है या फिर इसका यूज़ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा यूज़ होता है इसका, वो अभी हम आगे जानेंगे। लेकिन ये करता क्या है, ये कभी कभी हमको एक्यूरेट ट्रांसलेशंस भी देता है, लेकिन ये कभी कभी हमको ये ऑकवर्ड या अननेचुरल लैंग्वेज की तरह भी दिख जाता है। क्योंकि जब भी हमारे टारगेट लैंग्वेज में कोई भी ईडियम या फ्रेज यूज़ होगा, उसको अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो 100% उसमें अजीब सा, अननेचुरल सा ऑकवर्डनेस हमको दिखेगा। क्योंकि आगे लिखा भी हुआ है, बिकॉज ट्रांसलेटर डोंट हैव टू कंसीडर द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब जब लिटरल ट्रांसलेशन कोई भी ट्रांसलेटर कर रहा है तो उसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में नहीं रखना है, उसको सांस्कृतिक जो भी जुड़ाव है उस भाषा से उसको ध्यान में नहीं रखते हुए सीधे क्या करना है, द ट्रांसलेशन मे नॉट फ्लो स्मूथली और कन्वे द इंटेंडेड मीनिंग इफेक्टिवली। तो जब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ध्यान में नहीं रखेगा ट्रांसलेटर, तो जो ट्रांसलेशन किया रहेगा उसके द्वारा वो उतना स्मूथली कन्वे अपनी मीनिंग नहीं कर सकता, यानी अपनी मीनिंग या अपनी जो भी उसको समझाना है उसको बहुत ही अच्छे से जो भी उस रीडर रहेगा, उसको पढ़ने वाला, वो समझ नहीं पाएगा। अब मैं ही आपसे कहूँ, मैं इंग्लिश में आपसे बोल रहा हूँ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, तो अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो मैं आपसे कहूँ कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स को डायरेक्ट लिटर ट्रांसलेट करके कि बहुत ही ढेर सारे कुत्ते और बिल्लियाँ बरस रही हैं, तो इसको आप समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो यही होता है लिटरल ट्रांसलेशन के ड्रॉबैक्स। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, राम इज़ डांसिंग, तो इसको हिंदी में मैं स्कूल जा रहा हूँ, राम डांस नृत्य कर रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल सी हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ईडियम या फ्रेज़ नहीं यूज़ हुआ है। जो भी हमारे मशीन्स के लैंग्वेज होते हैं उसमें कोई ईडियम या फ्रेज़ नहीं यूज़ हुआ होता है। जो भी हमारे कानून की चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होती हैं, उसमें कोई भी ईडियम सा फ्रेज़ नहीं लिखा जाता है। इसलिए उसको जब हम लिटरल ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हमको फ़ायदा रहता है, क्योंकि वो उसमें कोई भी ईडियम या फ्रेज़ नहीं हुआ यूज़ हुआ होता है, जिससे हमको कोई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ध्यान में नहीं रखना है ना। आगे हम देखेंगे वो चीज़ें क्या हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे आता है कि ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। तो ट्रांसलेटर को क्या करना होता है? ट्रांसलेटर ट्रांसलेट ईच वर्ड और फ्रेज डायरेक्टली। ट्रांसलेटर हर एक फ्रेज को, हर एक शब्द को सीधे एज इट इज ट्रांसलेट कर देता है। दे डोंट कंसीडर कल्चरल नुआंसेस और आइडमिक एक्सप्रेशंस। जो ट्रांसलेटर होते हैं उनको जो सांस्कृतिक बारीकियां हैं और जो हमारे मुहावरों की जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो भी वास्तविक अर्थ है उसका, उसको ध्यान में नहीं रखना होता है। द गोल इज़ टू प्रिजर्व द ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड वर्ड ऑर्डर। और जो ट्रांसलेटर्स का एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि वो जो शब्द है उसका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है, जो जिस तरह से शब्द बना हुआ है, उसको ही सेम ऑर्डर में रख करके ट्रांसलेट करे। ठीक है। और ये यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है? Literal translation is sometimes used for technical, scientific, legal
और टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट्स। देखिए मैं यही आपको बता रहा था कि हमको कहीं भी ये यूज़फुल भी हमको होता है कहीं कहीं पे। जैसे जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसमें हम किसी भी ईडियम या फ्रेज़ को नहीं यूज़ करते हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हमको ये हेल्प कर सकता है। साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषाएं जो भी होती हैं, वैज्ञानिक भाषाओं में हम कोई फ्रेज़ नहीं यूज़ करने जा रहे होते हैं, वहाँ पे हमको ये अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हैं। लीगल जो भी कानूनी चीज़ें होती हैं उसमें भी हम कोई इडियम सा फ्रेज़ नहीं यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी कल्चरल नुआंसेस उसमें नहीं ध्यान में रखना होता है, तो वो भी वहाँ भी हमको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमको लिटरल ट्रांसलेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं या जो भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करने वाली जितनी भी कंपनीज़ होती हैं या फिर कोई भी पर्सन होता है जो भी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसके बारे में जो भी डिटेल्स दी जाती हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, उसको जब भी हम लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं तो हमको एज इट इज़ अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उसमें भी कोई व्यक्ति ईडियम्स ऑफ फ्रेज या फिर कोई कल्चरल नुआंसेस या कोई ऐसी चीज़ हमको ध्यान में, इडमिक एक्सप्रेशंस ध्यान में नहीं रखने होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इडमिक एक्सप्रेशंस आते हैं, कल्चरल नुआंसेस होते हैं, मोस्टली ये सारी चीज़ें हमको लिटरेचर में देखने को मिलती हैं, या फिर मोस्टली ये सारी चीज़ें हमको आम बातचीत के भाषाओं में देखने को मिलती हैं। इसलिए जो लिटरेचर होता है या फिर आम बोलचाल वाली भाषा होता है, उसको अगर हम लिटरल ट्रांसलेट करके समझना चाहते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो वो हमसे गलत हो जाता है, हमको ऑकवर्ड आंसर्स मिलते हैं। उसके अलावा जो भी टेक्निकल होती हैं, साइंटिफिक होती हैं, लीगल और टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट होते हैं, उनको अगर हम डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमको फ़ायदेमंद रहता है, इससे हमको अच्छे समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, लिटरल ट्रांसलेशन कैन बी रिजल्ट इन ऑकवर्ड और अननेचुरल लैंग्वेज। जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो कभी कभी हमको बहुत ही अप्राकृतिक भाषा देखने को दिखा देती है। हमको ऐसे समझ में आता है कि बड़ा ही अप्राकृतिक लिखा हुआ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि हिंदी में है हम इंग्लिश के एक्सप्रेशंस को या फिर इंग्लिश के ईडियम्स को यूज़ करें, या इंग्लिश में हम हिंदी के ईडियम्स को यूज़ करें, तो हमको बहुत ही अननेचुरल सा, बहुत ही ऑकवर्ड सा उसका मतलब समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने ये आपको पहले भी समझाया है कि क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए लिटरल ट्रांसलेशन लिटरेचर्स में। इट कैन ऑल्सो लीड टू पुअर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और अनइंटेलिजिबल सेंटेंसेस। कभी कभी ये पुअर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी दिखा देता है। पुअर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जो हम इंग्लिश में ग्रामर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो सेंटेंस होता है कैसे होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद जो भी है हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं खूब ढेर सारे, खूब लंबे से छोटे जैसे भी होते हैं। तो कभी कभी जो लिटरल ट्रांसलेशन क्या करता है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करता है। राम जाता है, राम गोइंग इज, कभी कभी ऐसे लिख दिया उसने, तो ये ऑकवर्ड सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो हमको कभी कभी ये देखने को मिल जाता है लिटरल ट्रांसलेशन में। लिटरल ट्रांसलेशंस ऑफ ईडियम्स कैन बी कंफ्यूजिंग और नॉनसेंसिकल। जो लिटरल ट्रांसलेशंस होते हैं उसमें जो भी ईडियम्स होते हैं, मैंने इतनी देर से आपको यही समझाया है कि जो ईडियम्स का यूज़ होता है, क्योंकि आप इस चीज़ से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ईडियम्स हम सभी को पता होते हैं क्या होता है, और ईडियम्स का अगर लिटरल मीनिंग निकालने जाएं तो बहुत ही अजीब सा निकलता है। इसीलिए लिटरल ट्रांसलेशन में जो ईडियम्स के मतलब होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है ऐसा हम लोग को लगता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको इतनी से यही समझाया है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर हम इस रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि कुत्तों और बिल्लियों की बरसात हो रही है ना। लेकिन कुत्तों और बिल्लियों की बरसात कभी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब है, क्योंकि ये एक ईडियम है, इट्स रेनिंग हैविली, बहुत ही तेज वर्षा हो रही है। तो अगर हम इसको लिटरल ट्रांसलेट करें तो हमको बहुत ही ऑकवर्ड सा इसका मतलब समझ में आएगा। यही होता है लिटरल ट्रांसलेशन। अब बढ़ते हैं अपने फ्री ट्रांसलेशन की ओर। दोस्तों, फ्री ट्रांसलेशन ऑल्सो नोन एज डायनेमिक इक्विवेलेंस और सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन prioritizes conveying the meaning of the text rather than adhering strictly the original wordings। तो जो फ्री ट्रांसलेशन होता है वो क्या होता है, इसको हम सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन कहते हैं, या फिर डायनेमिक इक्विवेलेंस ट्रांसलेशन कहते हैं। सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। इसमें
प्रायोरिटाइज क्या किया जाता है, इसमें प्रायोरिटी में क्या रखा जाता है, कन्वेइंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी इसमें ये प्रायोरिटी रखी जाती है कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी हमारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उसका मतलब क्या है, उसको ध्यान में रख करके ट्रांसलेट किया जाता है। इसीलिए इसको हम सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन कहते हैं। और लिटरल में क्या होता है, लिटरल में हम लोग स्ट्रिक्टली ओरिजिनल वर्डिंग्स को ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली ओरिजिनल वर्डिंग्स को ना फॉलो करके जब हम उसके मीनिंग को, टेक्स्ट के उचित मतलब को अपने माइंड में रख करके, उसको प्रायोरिटी में रख करके जब हम ट्रांसलेट करते हैं, उसको ही हम फ्री ट्रांसलेशन या फिर सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको डायनेमिक इक्विवेलेंस ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ठीक है। Unlike with literal translation, translators have more flexibility to rephrase sentences, इसको ध्यान में रखिएगा, use synonyms and adapt cultural nuances to make the translation more natural and understandable for the target languages. Unlike with literal translation, लिटरल ट्रांसलेशन के विपरीत, उसके जैसा ना हो करके ये कैसा है, इसमें जो ट्रांसलेटर्स हैं वो सेंटेंसेस को रिफ्रेज कर सकते हैं, उसमें अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मीनिंग्स ऐड कर सकते हैं, और उसका जो सांस्कृतिक उसकी बारीकियां हैं उसको भी अपना करके जब ट्रांसलेट किया जाता है, तो वो जो टारगेट ऑडियंस है, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज को पढ़ने वाले लोग हैं, उसकी जो रीडर्स हैं, उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आती है। सॉरी। अब फ्री ट्रांसलेशन क्या होता है, मैं आपको अच्छे से अपने शब्दों में समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, उसको जब हम लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो कुत्ते बिल्लियों की वर्षा हो रही है, लेकिन अगर उसको हम फ्री ट्रांसलेशन करेंगे तो ये होगी कि बरसात बहुत तेज हो रही है। तो जो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी, जिसको इंग्लिश ना, यानी कि जो सोर्स लैंग्वेज नहीं समझती है, वो जो टारगेट लैंग्वेज होगी उसको वो अच्छे से समझ जाएगी। इसीलिए फ्री ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा सही होती है, जो कि हमको या फिर जो भी टारगेट ऑडियंस होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। क्यों? क्योंकि जो इसके ट्रांसलेटर्स होते हैं वो उस पूरे टेक्स्ट का सेंस निकाल करके अपने अकॉर्डिंग उसमें साइनोनिम्स ऐड करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ईडियम्स ऐड करते हैं, जिससे कि जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारी लैंग्वेज है, सोर्स लैंग्वेज, उसका मीनिंग ना चेंज हो और सामने जो टारगेट ऑडियंस है उसको समझ में भी आ जाए बात को। ठीक है, तो ये होता है फ्री ट्रांसलेशन। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, फ्री ट्रांसलेशन इज अ ट्रांसलेशन मेथड दैट फोकसेस ऑन कन्वेइंग द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। जो फ्री ट्रांसलेशन है वो एक प्रकार का ट्रांसलेशन मेथड है जो कि टेक्स्ट के, सोर्स लैंग्वेज के जो भी लिखी हुई हैं टेक्स्ट, जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उसके मीनिंग पर फोकस करती है। वो इस बात पर फोकस करती है कि किस प्रकार से उसके मीनिंग को बताया जा सके, रैदर देन द एग्जैक्ट वर्डिंग्स, ना कि एकदम सेम टू सेम शब्दों को यूज़ करती है। ठीक है, यानी कि जो फ्री ट्रांसलेशन होता है वो एक प्रकार का ट्रांसलेशन मेथड है जो कि सेम प्रकार के एग्जैक्ट वर्डिंग्स को ना यूज़ करके ये ट्राई करती है कि किस प्रकार से उसके टेक्स्ट के मीनिंग को दूसरों को समझाया जा सके। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायनेमिक इक्विवेलेंस और सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अब ये काम कैसे करती है इसके बारे में जानते हैं। ट्रांसलेटर्स कैन रीफ्रेज सेंटेंसेस, जो ट्रांसलेटर होते हैं वो अपने सेंटेंसेस को रीफ्रेज कर सकते हैं। यूज साइनोनिम्स, उसमें अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मीनिंग्स यूज करते हैं। एंड अडाप्ट कल्चरल नुआंसेस, और उसकी जो सांस्कृतिक बारीकियां हैं उसको भी समझ करके वो ट्रांसलेट करते हैं। Free translation can use idioms and colloquialisms that don't exist in the original language. जो फ्री ट्रांसलेशंस होता है उसमें जो ट्रांसलेटर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मुहावरों को, अलग अलग लोकोक्तियों को ऐड करते हैं जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं भी लिखा हुआ होता है। ठीक है। फ्री ट्रांसलेशन कैन यूज लॉन्गर पैराफ्रेजेस ऑफ द ओरिजिनल। जो फ्री ट्रांसलेशन है ओरिजिनल का लॉन्गर पैराफ्रेज की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है, व्हेन इट इज़ यूज्ड या हाउ इट इज़ यूज्ड। फ्री ट्रांसलेशन इज़ यूजफुल व्हेन द गोल इज़ टू कम्युनिकेट
द मेन आइडिया ऑफ द मैसेज rather than its technical details. फ्री ट्रांसलेशन सबसे अधिक उपयोगी तब होता है जब किसी व्यक्ति का मेन या मुख्य उद्देश्य ये हो कि उसका जो मेन मैसेज है, यानी कि उस पूरे सेंटेंस का या फिर उस पूरे टेक्स्ट का जो मेन मैसेज है, जो मेन पॉइंट है, उसको सामने वाले को समझाया जा सके, तब हम फ्री ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं। उसके टेक्निकल डिटेल्स से जब सामने वाले को कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब क्या है बस वो समझना है उसको, वहाँ पर फ्री ट्रांसलेशन यूज़ किया जाता है। इट्स ऑफन यूज्ड व्हेन द ओरिजिनल टेक्स्ट रिफ्लेक्ट सिग्निफिकेंट कल्चरल डिफरेंसेस फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। इट्स ऑफन यूज्ड, ये अधिक तब यूज़ किया जाता है व्हेन द ओरिजिनल टेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल डिफरेंसेस फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। जब जो टारगेट लैंग्वेज में माफ़ कीजिएगा, जो सोर्स लैंग्वेज है उसमें जब बहुत ढेर सारे कल्चरल डिफरेंसेस हमको देखने को मिले, यानी कि जब सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज के बीच में बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, जब हम लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो वो अजीब सी मीनिंग देगी, इसलिए हम उसको फ्री ट्रांसलेशन करके सामने वाले को बताते हैं। और यही मेन दो जगह होती है जहाँ पर हम फ्री ट्रांसलेशन को यूज़ करते हैं। अगला है व्हाई इट इज़ यूज़फुल, ये क्यों यूज़फुल है। फ्री ट्रांसलेशन कैन मेक द ट्रांसलेशन मोर नेचुरल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द टारगेट ऑडियंस। जो फ्री ट्रांसलेशन है ये टारगेट ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक और समझने वाला हो सकता है। इट कैन बी यूज़फुल इन इन क्रॉस कल्चरल लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन। इट कैन बी यूज़फुल इन क्रॉस कल्चरल लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। ये क्रॉस कल्चरल लैंग्वेज कम्युनिकेशन, इसका क्या मतलब है, जब दो अलग अलग कल्चर वाले व्यक्ति के आपस में बातचीत होती है तब हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस होती हैं। यानी कि हमारा कल्चर कोई और है, कहीं दूसरी जगह का कल्चर कोई कुछ दूसरा है, लेकिन हम दोनों लोग के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसमें हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे। तो ऐसे जगह पर फ्री ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, जो कि मेन कॉन्टेक्स्ट को, मेन मीनिंग को सामने वाले को कन्वे कर सके। तो इस तरह से हमने समझा कि लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के मतलब क्या होते हैं, और डिफरेंस आपको इससे बहुत ही क्लियरली पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।